तो हे गाइस, दिस इज गुड साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना आप अपनी पीआर एप्लीकेशन स्टार्ट भी नहीं कर सकते। और साथ के साथ कल रात को कनाडा पोस्ट वाले मेरे घर पे एक नोटिस छोड़ गए थे, तो इस नोटिस के बारे में बात करने के लिए कनाडा पोस्ट चलते हैं। और साथ के साथ मेरा एक फ्रेंड अभी रिसेंटली इंडिया से कनाडा आया था, जो कि इंडिया वापस जा चुका है, लेकिन उसके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे घर पे आ रखे हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी मेरे को इंडिया कुरियर करने हैं। तो ये सारे काम करने के लिए कनाडा पोस्ट जाना है, तो वहाँ पे चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार, इधर उधर घूमते फिरते फाइनली हम पहुंच गए अपनी रेक्सेल फार्मेसी। यहाँ पे कनाडा पोस्ट का आउटलेट है, तो इसके अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। और लड़कियों का यहाँ पे कॉस्मेटिक का सामान भी मिलता है, तो लड़कियों का काफ़ी फेवरेट स्टोर रहता है आफ्टर सेफोरा। तो यहाँ अंदर चलते हैं, अगर इन्होंने अलाउ किया तो आप लोगों को दिखाते हैं कि अंदर क्या हिसाब है। सो लेट्स गो। तो जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे देख लो सारा कॉस्मेटिक का सामान पड़ा हुआ है। एक एक ब्रांड मिलती है यहाँ पे लड़कियों की, तो बड़े ध्यान से आना। जितने भी लड़के लोग हैं ना और उनके साथ कोई पार्टनर है, तो यहाँ पे ध्यान से आना, क्योंकि यहाँ पे आके हाई ऊंची ऊंची डिमांडें की जाती हैं। तो अकेले ही आना है यहाँ पे, किसी के साथ मत आना। बेसिकली डॉक्यूमेंट भिजवाने का काम हो गया। मैंने अपने फ्रेंड को डॉक्यूमेंट्स उसके कुरियर कर दिए हैं। टोटल जो खर्चा है वो आया है $33 का, और जो डॉक्यूमेंट्स का वेट था वो था 0.155 ग्राम। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर आपको कनाडा से इंडिया कुछ भी कुरियर करना है तो कितना खर्चा आ सकता है। और साथ के साथ उन्होंने मेरे को 2 और ऑप्शन दिए। उन्होंने कहा कि अगर आप ट्रैकिंग के बिना भेजना चाहते हो तो आपके सिर्फ $10 लगेंगे, लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, तो मैंने वो ऑप्शन चूज़ नहीं किया और $33 से काम चलाया। और दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर मैं जल्दी डिलीवरी कराना चाहता हूँ ट्रैकिंग के साथ, तो मेरे को $80 देने पड़ेंगे, तो वो ज़्यादा महंगा था, तो मैंने $33 वाला ऑप्शन चूज़ किया। और साथ के साथ, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टोर के अंदर घुसते ही बताया था कि भाई यहाँ पे जब आओगे तो अकेले आना, क्योंकि फालतू के खर्चे भी हो सकते हैं। तो मैं अकेला नहीं आया था, मैंने ये गलती की, तो ये फालतू का खर्चा हो गया। अब ये नेल नूल पता नहीं क्या हिसाब है, तो ये भी खर्चा हो गया। और रही नोटिस की बात, तो उस नोटिस के बारे में जो इन्होंने मेरे को भेजा था कनाडा पोस्ट वालों ने, उसके बारे में हम घर जाके बात करते हैं। सो लेट्स गो। हाँ जी, तो यार अब बात करते हैं उस नोटिस के बारे में जो कि कनाडा पोस्ट वाले मेरे घर पे छोड़ के चले गए थे। तो बेसिकली हुआ क्या था, मेरा एक कुरियर डिलीवर होना था, लेकिन उस कुरियर की डिलीवरी एक्सेप्ट करने के लिए मेरा फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी था, क्योंकि उसके लिए मेरे सिग्नेचर चाहिए थे और साथ के साथ उनको मेरी एक आईडी भी देखनी थी। लेकिन जब उन्होंने डिलीवरी वगैरह अटैम्प्ट की, उस वक्त मैं घर पर प्रेजेंट नहीं था, मैं अपने ऑफिस वगैरह में होऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, मेरे मेल बॉक्स में एक नोटिस डाल दिया। अब उस नोटिस पे क्या लिखा था, उस नोटिस पे लिखा था कि भाई अगर आपको आपका कुरियर चाहिए तो आप 16 फरवरी से पहले पहले इस स्पेसिफिक कनाडा पोस्ट के आउटलेट पे आ जाना और अपना कुरियर ले जाना, लेकिन आने से पहले अपनी आईडी ज़रूर लेके आना। तो मैं इस कनाडा पोस्ट पे गया और मैंने अपना कुरियर वगैरह उठा लिया। अब इस कुरियर के अंदर है क्या, मतलब ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इस कुरियर के अंदर कि भाई उनको मेरी आईडी देखनी थी, मेरे सिग्नेचर चाहिए थे। तो बेसिकली इस कुरियर के अंदर है एक ECA रिपोर्ट मेरे एक फ्रेंड की, और यही एक डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आप अपनी PR एप्लीकेशन वगैरह स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाते हो। तो अगर आप इंडिया से डायरेक्ट PR अप्लाई कर रहे हो, या फिर आपकी प्लानिंग ये है कि भाई आप कनाडा आओगे एज अ स्टूडेंट, फिर वर्क परमिट लोगे, फिर जॉब वगैरह करोगे, फिर उसके बाद अपनी PR अप्लाई करोगे, मतलब जब भी आप अपनी PR एप्लीकेशन डालोगे या एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाओगे, तो आपको इस ECA रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इस ECA रिपोर्ट के ऊपर एक रेफरेंस नंबर लिखा होता है। और जब आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाते हो तो उसके अंदर आपको ये रेफरेंस नंबर डालना होता है। तो जब तक आपके पास ECA रिपोर्ट नहीं होगी तो आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नहीं बना सकते। अब मैं इसको पूरा स्कैन वगैरह करके उनको भेज दूंगा और वो अपना अपलोड वगैरह जो भी करना है वो कर लेंगे। तो ये थी ECA की बात मेरे फ्रेंड की। अब बात करते हैं कि भाई ECA होता क्या है, उसको कराना क्यों ज़रूरी है, और साथ के साथ बात करते हैं ECA कराने का खर्चा कितना आता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और साथ के साथ ये भी बात करेंगे कि भाई मैंने अपनी ECA कहाँ से कराई थी और उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से मैंने अपनी ECA क्यों करवाई थी।
हाँ जी, तो यार ईसीए का मतलब होता है एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। अब बेसिकली होता क्या है, अगर आपने इंडिया में या अपनी होम कंट्री में 12th के बाद कोई पढ़ाई की हुई है, मतलब आपने कोई डिप्लोमा किया है, कोई डिग्री की है या फिर कोई सर्टिफिकेट किया है, तो कनाडा को उसके बारे में कुछ नहीं पता। मतलब मान लो कि आपने इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की हुई है और आपको अपनी पीआर एप्लीकेशन में उस बीकॉम के पॉइंट्स क्लेम करने हैं, उस बैचलर्स के पॉइंट्स क्लेम करने हैं। तो आप कनेडियन गवर्नमेंट को बताओगे कि भाई मैंने इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी बीकॉम की हुई है, लेकिन कनेडियन गवर्नमेंट को दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं पता। तो बेसिकली उनको नहीं पता कि क्या वैल्यू है उस बैचलर्स की कनाडा में। तो बेसिकली क्या होता है, एक बीच की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको सब पता है। तो बेसिकली होगा क्या, आप अपनी डिग्री, अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स, अपनी मार्कशीट्स वगैरह सब कुछ उस ऑर्गेनाइजेशन को भेजोगे। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, आपकी डिग्री को इवेलुएट करेगी, चेक करेगी कि भाई आपकी इंडिया की जो डिग्री है या आपकी होम कंट्री की जो भी डिग्री है उसकी कनाडा में क्या वैल्यू है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन ये सब काम करेगी और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ईसीए। तो आपने अपनी होम कंट्री में जो भी किया हुआ है, आपने डिप्लोमा किया, आपने डिग्री किया है, आपने मास्टर्स किया है, जो भी किया हुआ है उसको इवेलुएट करने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगी, आपको एक रिपोर्ट दे देंगी और उस रिपोर्ट को कहते हैं इक्विवेलेंसी रिपोर्ट। अब उस रिपोर्ट के ऊपर जो भी लिखा होगा कि भाई आपकी जो होम कंट्री की एजुकेशन है वो कनाडा में बैचलर्स के बराबर है या मास्टर्स के बराबर है या जिस चीज़ के भी बराबर है, उस रिपोर्ट में जो लिखा होगा उसके ही आपको पॉइंट मिलेंगे। अगर उस पर लिखा है कि भाई बैचलर्स के बराबर है तो आपको बैचलर्स के पॉइंट मिलेंगे। एक्सप्रेस एंट्री के सिस्टम में मास्टर्स के बराबर है तो मास्टर्स के पॉइंट मिलेंगे। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट इक्विवेलेंसी रिपोर्ट। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये ईसीए का जो पूरा प्रोसेस है ये करती कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब बेसिकली कनेडियन गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, 5 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कनाडा की जिनको कनेडियन गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया हुआ है कि भैया आप इन 5 ऑर्गेनाइजेशन से अपनी ईसीए करा सकते हो। तो वो 5 ऑर्गेनाइजेशंस ये हैं, तो आप इनसे आप अपनी ईसीए वगैरह करा सकते हो। तो जब आप अपनी पीआर एप्लीकेशन वगैरह डालोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ईसीए वगैरह के पूरे प्रोसेस में खर्चा कितना होता है। अब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो जो फीस होती है वो अराउंड $200 से लेकर $220 तक के आसपास की होती है और जो डिलीवरी के चार्जेस होते हैं वो हो जाते हैं $40 to $50, मतलब 40 to 50 कनेडियन डॉलर्स। तो आपका ओवरऑल खर्चा $270 के आसपास का हो सकता है पूरे के पूरे ईसीए प्रोसेस में। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि भी ईसीए करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। अब ईसीए कराने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स। तो बेसिकली अगर आपने इंडिया में अपनी होम कंट्री में बैचलर्स की है या डिप्लोमा किया है या मास्टर्स किया है या सर्टिफिकेट कुछ भी किया हुआ है, तो उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स होंगी, मतलब मार्कशीट के अलावा एक ट्रांसक्रिप्ट्स भी होती हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको इशू करती है। वो ट्रांसक्रिप्ट्स इस ऑर्गेनाइजेशन, जो बीच की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको वो ट्रांसक्रिप्ट जाती हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन उन ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह के बेसिस पे अपना सारा काम करती हैं। तो आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स तो चाहिए। उसके साथ साथ कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मार्कशीट भी मांगती हैं और आपको आपकी डिग्री या डिप्लोमा जो भी सर्टिफिकेट वगैरह मिला होगा वो चाहिए होगा, उसकी कॉपी। और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को आपको आईडी भी भेजनी पड़ेगी, तो आप अपना पासपोर्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको चाहिए होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यार मैंने अपनी ईसीए कहाँ से करवाई थी और उसका कितना खर्चा आया था। तो मैंने अपनी ईसीए कराई थी सीईएस से, जो कि है कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल सर्विसेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का पार्ट है। अब उससे ईसीए कराने का एक रीज़न था क्योंकि सबसे पॉपुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो डब्ल्यूईएस है, लेकिन मैंने सीईएस से क्यों करवाया था। अब रीज़न ये था कि यार उस वक्त डब्ल्यूईएस का जो रूल था वो ये था कि जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती है ना वो यूनिवर्सिटी से इस ऑर्गेनाइजेशन के पास, डब्ल्यूईएस के पास डायरेक्ट आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यूनिवर्सिटी के पास गया, मैंने सील्ड एनवलप में ट्रांसक्रिप्ट्स ली उनसे और मैं जब कनाडा आया तो मैंने डब्ल्यूएस को दे दी, या फिर मैंने इंडिया से ही डब्ल्यूएस को डायरेक्ट कुरियर कर दी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो यूनिवर्सिटी से डब्ल्यूईएस के पास डायरेक्ट आनी चाहिए। लेकिन मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो थोड़ी सी महान थी, थोड़ी सी सरकारी थी, तो मेरे को डाउट था कि भाई वो पता नहीं क्या करेंगे, कहाँ भेजेंगे, अगर भेज भी दी पता नहीं कहाँ जाएगी, कब जाएगी। तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने इन 5 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता करा, रूल्स वगैरह चेक किए। सिर्फ सीईएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इनडायरेक्ट तरीके से भी ट्रांसक्रिप्ट्स एक्सेप्ट कर रही थी। मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के पास गया, मैंने एक सील्ड एनवेलप में ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह ले ली और फिर जब मैं कनाडा आया मैं इस सीईएस ऑर्गेनाइजेशन के पास गया और मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स हैंड ओवर कर दी और प्रोसेस वगैरह कंटिन्यू हो गया। तो बेसिकली मैंने इंडिया में ही पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दी थी, फॉर्म वगैरह भर दिया था, सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट्स देना रहता था। तो वो मैंने कनाडा आके इनको दे दी, हैंड ओवर कर दी। तो सिर्फ सीईएस के थ्रू ये हो सकता था, तो इसलिए मैंने सीईएस से करवाया।
अब आजकल क्या हो रहा है कि आप ऑनलाइन भी करा सकते हो, तो बेसिकली काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का इंडिया में ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो गया है। आई थिंक पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के थ्रू आप करा सकते हो ऑनलाइन, एमडीयू के थ्रू भी शायद आप ऑनलाइन करा सकते हो। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन पूरा काम करा सकते हो। WES भी ऑनलाइन ही एक्सेप्ट कर रही है। बेसिकली आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ही ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भेज देगी और आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो बेसिकली ECA करानी बहुत ज़रूरी है आपकी PR एप्लीकेशन के लिए। अगर आपने ECA नहीं कराई तो आप अपनी PR एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। और एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई ECA कब करानी चाहिए। अब मैंने तो इंडिया में ही अप्लाई कर दी थी। क्यों? क्योंकि यार 2018 में मैं कनाडा आया था एज अ स्टूडेंट, और मेरा जो कोर्स था वो 2 साल का था, और 2 साल के बाद मेरे को 3 साल का वर्क परमिट मिलना ही था। तो इसका मतलब था कि भाई 2023 तक तो मैं कनाडा में रहूँगा, और 2023 से पहले मेरे को अपनी PR एप्लीकेशन डालनी है। और ये जो ECA रिपोर्ट होती है ये भी 5 साल के लिए वैलिड होती है। तो मेरे को पता था कि यार इसकी वैलिडिटी एक्सपायर होने से पहले मेरे को अपनी PR एप्लीकेशन डालनी है। तो मैं अभी करा लेता हूँ, क्योंकि जब मैं कनाडा आ जाऊँगा फिर मैं घर पे फ़ोन करूँगा अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को परेशान करूँगा कि भाई यूनिवर्सिटी जाओ, रिक्वेस्ट डालो, ट्रांसक्रिप्ट लेके आओ। मतलब इन चक्रों में मैं पढ़ना नहीं चाहता था। तो मैं जब इंडिया में था, मैं इंडिया में ही मैंने सारा अपना काम करा लिया, यूनिवर्सिटी गया, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह निकलवाई, सब सौदा करवा लिया। तो इसलिए मैंने पहले ही अप्लाई कर दी। तो मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरी थिंकिंग ये कहती है कि आप ये ECA वगैरह का काम इंडिया से ही करवा के आओ। यहाँ आने के बाद फिर यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन सब कुछ अलाउ करती है तो आप ऑनलाइन करा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं ECA के बारे में। तो अब ये कुरियर आ गया, ECA आ गया। अब जो मेरे कलीग हैं, मेरे फ्रेंड हैं, वो अब अपनी PR वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।